हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक जो कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि वो डायरेक्टली मेरे नोट्स के थ्रू हैं। तो जैसा कि मैं सोशियोलॉजी में कर रही हूँ, पहले इस पूरी बुक का वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। उसके बाद जब ये एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो मेरे नोट्स हैं मैं उनके थ्रू आपको पढ़ाऊँगी, मतलब उनके थ्रू लेक्चर डिलीवर करूँगी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी जो पहले के हैं उनको आप इग्नोर कर दो या फिर अगर में देख लें तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अभी हम यही करने वाले हैं। इसके साथ भी पहले हम एक चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इससे प्रॉफिट ये होगा कि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं तो आप अपने एंड पे भी उनको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। ब्रिटिश जो है वो इंडिया में 1600 में आए थे एज अ ट्रेडर इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जिस पे एक एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेडिंग का इन इंडिया अंडर द एक चार्टर ग्रांटेड किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ। अब 1765 में जो कंपनी थी, अब तक जो है एक तरह के प्योरली ट्रेडिंग कंपनी निकल के आ गई थी और इनको हक था कि वो दीवानी वसूल सकें। अब दीवानी होता क्या है? दीवानी होता है राइट ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। अब दीवानी मिलती कहाँ से थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा से। अब उन्होंने क्या किया? अपना करियर स्टार्ट किया एज अ टेरिटोरियल पावर। अब 1858 में जब सिपाही म्यूटिनी हुई, तब हुआ क्या? जो ब्रिटिश क्राउन था उसने अस्यूम कर लिया कि जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, जो गवर्नेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने अंदर। और जो ये रूल था ये तब तक चला जब तक कि इंडिया जो है कि फाइनली उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई, मतलब अगस्त 1947 तक। अब जैसे इंडिपेंडेंस हुई वैसे हमें महसूस होने लगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत भी है। अब इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया जाने लगा इस पर्पज़ के लिए। कब? 1946 में। और जनवरी 26, 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली निकल के आया। हालांकि जो काफ़ी फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटिक के, उनके जो रूट्स थे वो ब्रिटिश रूल में कहीं ना कहीं जमे हुए थे। और वहाँ पे सर्टेन ऐसे इवेंट्स थे जो कि ब्रिटिश रूल में और जिन्होंने अपने चीज़ों को लेट डाउन किया लीगल फ्रेमवर्क में, जिससे कि क्या हो, ऑर्गेनाइज और फंक्शन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आए हमारे ब्रिटिश इंडिया में। और जो ये पूरे के पूरे इवेंट्स थे वो बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में। इन्हें कुछ क्रोनोलॉजी में एक्सप्लेन किया गया है कौन कौन से। द कंपनी रूल, और जो कि चला था कब से? 1773 से 1858 तक। और नेक्स्ट है द क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। अब हम कंपनी रूल की बात कर लेते हैं, जो कि 1773 से 1858 तक चला। इसमें जो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट की बहुत ही ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। कैसे? पहला तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स हैं इंडिया में उनको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकें। और साथ ही साथ इसका सेकंड पॉइंट है, इसने रिकॉग्नाइज़ किया था पहली बार जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है उस कंपनी के, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था। और थर्ड, इसने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन को रखा था। फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट क्या थे? इसके तहत हुआ क्या? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रखी गई 4 मेंबर की, जो इसको असिस्ट करेंगे। और इस तरह से जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और इन्होंने जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थे उनको सबॉर्डिनेट कर दिया किसके तहत? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तहत। हालांकि पहले तीनों प्रेसिडेंसीज जो थी वो इंडिपेंडेंट हुआ करती थी एक दूसरे से। और साथ ही साथ इसने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में बनाने के लिए एक आदेश दिया, और जिसमें क्या होगा? एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी 3 अदर जजेस होंगे। और इसके साथ ही साथ जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उस टाइम पे उनको मना कर दिया कि आप किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होगे। और ये भी मना किया कि आप लोकल लोगों से, नेटिव लोगों से किसी भी तरह का प्रेजेंट या ब्राइब नहीं लेंगे। अब साथ ही साथ इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था कंपनी पे उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, जो कि गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जिससे कि होगा क्या? ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये रिपोर्ट करेगा इसके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के, जो कि इंडिया में चल रहे थे। अब नेक्स्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके बारे में बात करते हैं। कुछ डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में।
इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को पास किया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। कुछ फीचर्स देख लेते हैं इसके भी। इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल था उसको एग्जेम्प्ट किया, और जो काउंसिल है जहाँ पे जो क्या जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनको कुछ चीज़ों से एग्जेम्प्ट कर दिया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो कंपनी में काम करने वाले सर्वेंट्स थे उनको भी जो भी जुरिडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, और कि उनके लिए कुछ ऑफिशियल एक्शन आप ले सको, उसको भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। अब इन्होंने क्या साथ में एक्सक्लूड किया, जो भी रेवेन्यू मैटर्स थे और साथ ही साथ जो मैटर अराइज हो रहे थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में, उनको भी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से एक्सक्लूड कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का है उस पर जुरिडिक्शन किसकी होगी, जो भी इन्हेबिटेंट्स हैं कलकत्ता के पूरे उनके ऊपर। और इनको रिक्वायरमेंट हुई कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब कि हिंदूज जो थे वो ट्राई करेंगे कि वो हिंदू लॉ, और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट का जो भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग रखा जाए। और इसने क्या किया, एक अपील लाई प्रोविंस कोर्ट के तहत से कि जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना लाया जाए। और इसने एम्पावर किया गवर्नर जनरल काउंसिल को भी फ्रेम रेगुलेशंस फॉर दी प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए रेगुलेशंस को फ्रेम करें। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की बात करते हैं, डायरेक्टली फीचर्स की बात करते हैं। इसने कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में पहले कुछ भी डिस्टिंग्विश करी। और इसने अलाउ किया जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो मैनेज करेंगे कॉमर्शियल अफेयर्स, लेकिन इसके साथ ही साथ एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को। और इस तरह से एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो निकल के सामने आया। इसने एम्पावर किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज़ करेगा और डायरेक्ट करेगा जितने भी ऑपरेशंस हैं सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट के या फिर रेवेन्यू इसके ब्रिटिश पर्सन इन इंडिया में, उनको पूरा का पूरा सुपरवाइज़ करेगा। जो ये एक्ट था ये दो वजह से बहुत सिग्निफिकेंट था। पहला, जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में इनको पहली बार नेम दिया गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और दूसरा, जो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक सुप्रीम कंट्रोल दे दी थी कंपनी के अफेयर्स में और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया में। एक्ट ऑफ 1786 की बात करते हैं। 1786 में हुआ क्या, जो लॉर्ड कार्निवल्स थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया। और ही प्लेस टू डिमांड्स टू अब इन्होंने ये चीज़ को मतलब इस प्लेस को एक्सेप्ट करने के लिए दो डिमांड रखी। पहला, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। इन्होंने कहा कि इनको अपनी काउंसिल की पावर को ओवरराइड करने का हक वो पावर होना चाहिए कुछ स्पेशल केसेस में। और साथ ही साथ वो कमांडर इन चीफ भी होंगे। अब इसी के तहत अकॉर्डिंगली हुआ क्या, जो एक्ट ऑफ 1786 था उसको इनेक्ट किया गया और दोनों के दोनों प्रोविजंस को मान लिए गए। अब नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। इसने एक्सटेंड किया कुछ ओवरराइडिंग पावर, किसकी पावर, गवर्नर कॉर्नवेल्स की, उनकी काउंसिल में ही। और साथ ही साथ जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज होंगे उनको भी। इसने गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी और कंट्रोल दे दिया ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इसने जो भी कंपनी की मोनोपोली चल रही थी इंडिया में ट्रेड करने की, उसको आगे आने वाले 20 सालों तक एक्सटेंड कर दिया। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो कमांडर इन चीफ है वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल की काउंसिल का जब तक कि उसको अपॉइंट ना किया जाए। It laid down that the members of the board of control and their staffs were henceforth to be paid out of the Indian revenue। और साथ ही साथ ये भी कहा गया जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे और जो उसका स्टाफ होगा उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगी, जो भी इंडिया से रेवेन्यू मिल के आएगा वहीं से पेमेंट दी जाएगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें, कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसने क्या किया, ट्रेड मोनोपोली थी जो भी कंपनी की इंडिया के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया। मतलब कि जो इंडियन ट्रेड था वो ओपन कर दिया गया बाकी ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। हालांकि इनकी कुछ मोनोपोली थी, जैसे कि ट्रेड कर सकते थे चाइना के साथ चाय में। ठीक है जी।
इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। अब जो भी ब्रिटिश क्राउन था उसको एक सॉवरेनिटी दे दी इन्होंने जो भी कंपनीज़ की टेरिटरी थी इंडिया में उस पर। और साथ ही साथ उन्होंने अलाउ किया जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो इंडिया में आएँ और लोगों को एनलाइटनमेंट दें। और स्प्रेड किया गया वेस्टर्न एजुकेशन का, जो भी ब्रिटिश टेरिटरी थी इंडिया की, वहाँ के लोगों को पढ़ाया जाने लगा वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू। और जो इसने ऑथोराइज़ किया जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया की, उसमें इम्पोज किया गया टैक्सेस ऑन एक इंसान के ऊपर टैक्सेस लगाए गए। अगर कोई इंसान टैक्सेस पे नहीं करता तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करते हैं। ये एक फाइनल स्टेप था टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और इसके तहत सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स रखी गई। और इस तरह से इस एक्ट ने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पॉसेस्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस पर जो भी पूरा का पूरा एक एंटायर टेरिटोरियल एरिया है जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता है उस पर अथॉरिटी रख दी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव किया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसको कुछ एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई पूरे ब्रिटिश इंडिया पे। और जो लॉ थे और जो बनाया गया इस प्रोविजंस के तहत उनको रेगुलेशन कहा जाता था। और जो लॉज थे इस एक्ट में बनाए गए थे उनको हम एक्ट्स कहते हैं। इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल बॉडी की जो एक्टिविटी थी उसको ख़त्म कर दिया और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इसने इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ फॉर हिज मजेस्टी हिज हाइस एंड सक्सेसर। और जो कंपनी की टेरिटरीज थी इनको हेल्ड किया किसके द्वारा, इंटरेस्ट फॉर हिज मजेस्टी हिज हाइस एंड सक्सेसर्स। जो चार्टर एक्ट था 1833 का उसने अटेम्प्ट किया क्या, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन जिससे कि सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन हो सके। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई जो इंडियन है उनको अलग नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी किसी एग्ज़ाम में पार्ट ना ले सके, उनको भी पूरा हक होगा कि वो इसमें आ सकें, एम्प्लॉय ले सकें कंपनी के अंदर। हालांकि जो ये प्रोविज़न था ये हट गया बाद में क्योंकि इस पर काफ़ी सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोजिशन कर रहे थे। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करते हैं। ये एक जो भी चार्टर एक्ट चले आ रहे थे ये उनकी सीरीज़ का लास्ट था। पास किया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट कब से, 1793 से लेके 1853 के बीच में। कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स थे इसके देख लेते हैं हम। यहाँ पे फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसने सेपरेट किया था पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके, गवर्नर जनरल की काउंसिल के। और साथ ही साथ इसने कहा कि हमें कुछ एडिशनल 6 मेंबर भी चाहिए जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाए इस काउंसिल के लिए। या फिर कह सकते हैं कि इसने इस्टेब्लिश किया सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसमें होगा क्या, जिसको जनरली इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह से जो ये नई विंग थी एक तरह से मिनी पार्लियामेंट के जैसे काम करती थी। वो सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करती थी जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होते थे। और इस तरह से जो लेजिस्लेशन था पहली बार ट्रीट किया गया एक स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जिसको एक स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत थी। इसने क्या क्या फाइनली लिया, जो ओपन कंपटीशन जो 1833 में केवल इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे लाके रख दिया, जिससे क्या होगा, सिलेक्शन हो सकेगा और रिक्रूटमेंट हो सकेगी सिविल सर्वेंट्स की। और साथ ही साथ ये भी कहा गया जो भी सिविल सर्विसेज हैं वो इंडियंस भी दे सकेंगे कि वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मैकोले कमेटी थी उनका ऐसा मानना था कि जो 1858 में बनाई गई थी सिर्फ इसी के लिए कि ओपन कंपटीशन को जो है वो लाया जा सके। इसने कंपनी के रूल को और एक्सटेंड कर दिया और अलाउ किया कि जो भी इंडियन टेरिटरीज को उन्होंने प्रोसेस किया है उसको रख सकें ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। लेकिन हाँ इसने कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया कोई पर्टिकुलर पीरियड का जैसे कि प्रीवियस चार्टर्स में हुआ था, बस ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। अब यही हुआ कि जो कंपनी का रूल तब तक टर्मिनेट नहीं किया जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट नहीं चाहे। और इसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लोकल थे उनका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो शुरू हो चुका था।
जो 6 नई लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसमें से 4 मेंबर थे वो लोकल थे, फिर प्रोविंस के थे कौन-कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल के। अब द क्राउन रूल पे आते हैं। क्राउन रूल को अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या फिर कोई सजेशन, आपके बहुत बहुत वेलकम है उनका। प्लीज़ बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या सजेशन है, जिससे कि मैं अपने लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।